हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्शद ताहिरी और मैं आप सभी को एक प्यार भरा सलाम देता हूं। पिछले लेक्चर में से हमने पढ़ा था KMT के बारे में, उसके एविडेंसेस और उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे, फिर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का रिलेशनशिप पढ़ा था। आज हम थोड़ा टेम्परेचर को और हीट को लिटिल बिट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे उसके गैस लॉज पढ़ते हैं। टेम्परेचर के बारे में कुछ यूँ कहा जाए कि टेम्परेचर हीट के फ्लो का डायरेक्शन बताता है हमें। कैसे कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जब हीट फ्लो करती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है इसलिए ही तो हीट फ्लो कर रही है। टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम hot body to the cold one। ये बात समझ में आई। टेम्परेचर का SI यूनिट है केल्विन और टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर। टेम्परेचर इज बाय thermometer। Thermometer is a device that works on principle of zeroth law। स्टूडेंट्स याद रखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि थर्मामीटर जो डिवाइस है वो किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। ये MCQ समझ लें, ये रटा मार कर रखें कि आज से कभी आप नहीं भूल पाएँ, क्योंकि थर्मामीटर अब क्लिनिक तो गई, अब हर एक घर में भी थर्मामीटर मौजूद है, क्योंकि थर्मामीटर एक ज़रूरी चीज़ है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मामीटर किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। क्या है? जीरोथ लॉ। तो थोड़ा सा जीरोथ लॉ को डिस्कस कर लेते हैं कि जीरोथ लॉ क्या कर रहा है। जीरोथ लॉ एक्सप्लेन्स अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज है? थर्मल इक्विलिब्रियम है थर्मल इक्विलिब्रियम कहती है कि जब दो बॉडीज हों, उनका टेम्परेचर डिफरेंट हो और उनको आपस में थर्मल कांटेक्ट में ले आए, तो डिफरेंस टेम्परेचर की वजह से हीट फ्लो करती है। हीट तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक उन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है ए, उसका टेम्परेचर है 60 या 50 डिग्री सेल्सियस। एक बॉडी है बी, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। या क्या है ऐसे कि 30 डिग्री सेल्सियस, कोई मसला नहीं है, जितना जितना टेम्परेचर आप ले लें। इसका टेम्परेचर ग्रेटर है TA ग्रेटर देन TB। जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, बॉडीज को आपस में थर्मल कांटेक्ट में ले आएंगे, लाइक वाइज दिस बी। अब ये थर्मल कांटेक्ट में है, टेम्परेचर ए का ज़्यादा है बी से, सो हीट फ्लो करना शुरू करेगी फ्रॉम A टू B। तब तक फ्लो करती रहेगी जब इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जीरो हो। यहाँ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जीरो नहीं है, यहाँ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जीरो है। क्यों? कि थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल कांटेक्ट में है। थर्मल इक्विलिब्रियम से वर्ड्स ही पता चलता है कि इक्विलिब्रियम मीन्स सेम और इक्वल, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका जब इन दोनों को समअप करेंगे 80 मिलेगा। 80 का हाफ कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी 40 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों का टेम्परेचर बराबर है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जीरो आ जाएगा। इसे कहा जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? टेम्परेचर बराबर है और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जीरो है। इसे थोड़ा डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन टू bodies of different temperature brought
in thermal contact, then heat flows until temperature of both bodies becomes same and difference of temperature is zero. इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। और जीरोथ लॉ ऐसे है कि जब दो बॉडीज सेपरेटली तीसरी बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में हों, फिर वो दो बॉडीज आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हों, ये जरूरी है। जीरोथ लॉ ये कहता है, क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है ए, उनसे बी अलहदा और सी अलहदा। इस ए से बी थर्मल इक्विलिब्रियम है और इस ए से सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। जीरोथ लॉ के मुताबिक ये दोनों बॉडीज बी और सी जब आपस में थर्मल कांटेक्ट में ले आएंगे, उनका भी टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाएगा और तीनों बॉडीज आपस में से क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो जीरोथ लॉ के मुताबिक डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हर एक पेयर में जीरो हो जाएगा। जहाँ कह सकेंगे कि ए और सी के बीच में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जीरो, बी और सी के बीच में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जीरो, ए और बी के बीच में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जीरो। ये था जीरोथ लॉ, थर्मल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर के थोड़ा डिस्कशन। अब थोड़ा गैस लॉज की तरफ चलते हैं। ये पूरा सब्जेक्ट और गैसेस के बारे में, गैस लॉज शॉर्ट टर्म्स में पढ़ लेते हैं। नंबर 1, जब टेम्परेचर एंड एन कांस्टेंट हो और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो प्रेशर से। दूसरा लॉ है प्रेशर एंड एन नंबर ऑफ मोल्स कहा जाता है, वो कांस्टेंट हो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर से। तीसरा लॉ है कि एन एंड वी आर कांस्टेंट एंड पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फोर्थ लॉ है पी एंड टी बोथ कांस्टेंट और यहाँ पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स है। ये तीनों लॉज रेस्पेक्टिवली कहेंगे कि ये बॉयल्स लॉ है, ये चार्ल्स लॉ है, ये गैय-ल्यूसिक लॉ है, ये एवोगैड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ के मुताबिक बॉयल्स लॉ कहता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और नंबर ऑफ मोल्स किसी गैस के कांस्टेंट रहे तो उस गैस का वॉल्यूम प्रेशर से इनवर्सली रिलेटेड होता है। जब प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगी और प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। जबकि चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखते हैं। फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट रखने से गैय-ल्यूसिक लॉ कहता है कि प्रेशर इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। हम डिफरेंट ग्राफ्स पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ के मुताबिक। ग्राफ्स फॉर बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ बनता है वो पहले हम देखते हैं इनवर्सली रिलेटेड है। जब इनवर्सली रिलेटेड होंगे यहाँ पर हाइपरबोले ग्राफ बनेगा। हाइपरबोले पढ़ें या बोला पढ़ें, आपकी मर्जी जो है। याद रखें बॉयल्स लॉ में एक ऐसी डेफिनेशन यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। वी पी का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट है। सो यहाँ पर उस डेरिवेशन बाद में करते हैं। दूसरा ग्राफ पढ़ लेते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर, इस ग्राफ के अंदर जो हर एक कर्व है उसे आइसोथर्म कहा जाता है। ये एक आइसोथर्म है। इस वॉल्यूम और प्रेशर के ग्राफ के अंदर जब 2 या 3 कर्व हों तो 3 आइसोथर्म हो जाएंगे, T1, T2, T3। इसमें पूछा जाए कि कौन से कर्व का स्लोप ज़्यादा है तो हम कहेंगे T3 है कांस्टेंट है, T2 है कांस्टेंट, T1 है कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट में भी T3 ज़्यादा है क्योंकि स्लोप ऑफ T3 is greater than T2 and that of T2 is greater than T1. Each one is called as isotherm.
जब प्रेशर और रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम से ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम से तो इन्वर्सली है या वॉल्यूम प्रेशर से तो इन्वर्सली है, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसे कहेंगे कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। v से इन्वर्स है लेकिन 1/v से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका ऐसे ग्राफ दूसरा ये बना। इस साइड को मैं मिटा लेता हूँ, इक्वेशंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल v1 p1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक स्टेट पर है। दूसरी स्टेट होती है v2 p2, वो भी कांस्टेंट। इन दोनों इक्वेशंस की इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशंस का राइट साइड इक्वल है तो ये जरूरी है उसका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो v1 p1 इज इक्वल टू v2 p2 हो गया, एक इक्वेशन वाइल्स लॉ की ये बनी। दूसरी इक्वेशन ये भी बन सकती है v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू p2 ओवर p1, ये भी वाइल्स लॉ की इक्वेशन है। तो pv का रेशियो कांस्टेंट है। ऊपर पढ़ के आएंगे जहाँ पर है चार्ल्स लॉ के ग्राफ्स फॉर चार्ल्स लॉ आइसोबारिक प्रोसेस को ओबे करता है। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड रेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। जो ग्राफ बनाएंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ, तो ग्राफ के अंदर जो ग्राफ पास होगा वो ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। ठीक है, इसका यही ग्राफ है। दूसरी ग्राफ हम जब बनाएंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ, इसके अंदर कांस्टेंट पुट करेंगे। कांस्टेंट क्या पुट करेंगे? ये दो पुट करेंगे। ये कांस्टेंट है प्रेशर, P1 है, P2 है। यहाँ पूछा जाए कि कौन सा कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा है, तो हम स्लोप देखेंगे। स्लोप ऑफ P2 ग्रेटर देन P1, सो P2 ग्रेटर देन P1। स्लोप P2 का ज़्यादा है इसलिए P2 ग्रेटर है। उनकी ग्राफ्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस प्रेशर और टेम्परेचर गैलिलियस लॉ के मुताबिक कैसे बना लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम आते हैं जनरल गैस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन दरअसल कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गैस लॉज। पहले दो चीजें नोट कर लेते हैं। नोट क्या करनी है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स, यहां वेरिएबल्स कह देते हैं, आर इनवर्सली related to each other, dividing variables are directly proportional to each other। अब देखें बॉयल्स लॉ की इक्वेशन को हम ले आते हैं। PV इज इक्वल टू KF। प्रेशर वॉल्यूम से क्या है? इनवर्सली है, इसलिए लिखा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स आर वेरिएबल्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अब टेम्परेचर, इसको डिवाइड कर लेते हैं। वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। यहाँ पर देखते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू गैलिलियस लॉ। सो ये वन स्टेट हो गया, P1 V1 P1, P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। जब राइट साइड इक्वल है जैसे यहाँ हुआ था, तो P1 इसका लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये है जनरल गैस इक्वेशन। इसकी बेसिक इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर हम सारे के जो वेरिएबल्स के कांस्टेंट R लिया, K लिया था, PV इज इक्वल टू K, V और T इज इक्वल टू K, P और T इज इक्वल टू K। यहाँ पर जनरल गैस इक्वेशन में हम कांस्टेंट R लेंगे। R क्या है? R, अच्छा, जब एक मोल लेंगे तो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा, M इज इक्वल टू 1। सो R इज इक्वल टू PV ओवर T। इसकी वैल्यूज, अच्छा, R को क्या कहा जाता है? R को कहा जाता है जनरल या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब हम इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करेंगे
प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट से वैल्यूज ऑफ आर। नंबर 1, व्हेन pressure and volume are in atm and dm cube respectively। जब प्रेशर और वॉल्यूम एटीएम और डीएम क्यूब के यूनिट्स में हो तो आर की वैल्यू ये बनेगी, आर इज इक्वल टू पी वी ओवर टी, जिसे प्रेशर एटीएम में कितने के बराबर है 1 एटीएम मल्टीप्लाई, यहाँ यूनिट लिख दे, मल्टीप्लाई वॉल्यूम डीएम क्यूब में एस टी पी पर 22.4 डीएम क्यूब में है, जबकि टेम्परेचर 273 में है, केल्विन है। यहाँ पर मोल ले लें, कोई मसला है, नंबर ऑफ मोल्स यूनिट मोल हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 1 से 22 मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 डिवाइड करेंगे 273 से, तो यहाँ पर हमें मिलेगी वैल्यू 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू याद करिए। जब दूसरी वैल्यू ये व्हेन प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन पास्कल एंड मीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली, मीन्स ऐसा सिस्टम है। सो आर इज इक्वल टू पी वी ओवर टी, प्रेशर 101,325 मल्टीप्लाई 0.025 डिवाइडेड बाई 273, क्योंकि ऐसा सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट चेंज नहीं होता, केल्विन है। सो इसकी प्रोडक्ट जब बनाएंगे या इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद जो जवाब आता है हमारे पास वो आता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल, क्योंकि जूल क्या है, इस पास्कल और मीटर क्यूब की प्रोडक्ट है, पास्कल और मीटर क्यूब इज इक्वल टू जूल। तीसरी वैल्यू जब आप बनाएंगे सीजीएस सिस्टम में वैल्यू ऑफ आर क्या होगी, इसमें निकालेंगे सीजीएस के लिए आर इज इक्वल 8.314 जूल पर केल्विन मोल। याद रखिए 1 जूल बराबर होता है 0.239 कैलोरी के। सीजीएस का जो सीजीएस में जब लेंगे जूल और कैलोरी इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे तो 8.314 जूल की जगह पर हम कैलोरी की वैल्यू रखेंगे। 1 जूल इज इक्वल टू 0.239, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। यहाँ हम इसे करेंगे 2 कैलोरी पर केल्विन मोल। ये थे आर के वैल्यूज। अब हम थोड़ा रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें डिफरेंस मालूम करते हैं उनमें से। डिस्कस करते हैं कि रियल गैस और आइडियल गैस क्या है। एक्चुअली आइडियल गैस को डिफाइन ऐसे करें कि वो गैसेस जो आल गैस लॉज को किसी भी कंडीशंस में ओबे करें, द गैस दैट ओबेज गैस लॉज एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। Ideal gas, the gas that obeys gas laws at all conditions of temperature and pressure। आइडियल गैस के बारे में दूसरी पॉइंट ये है कि एक्चुअली नो एनी आइडियल गैस एग्जिस्ट्स, एक्चुअली नो एनी आइडियल गैस इन द यूनिवर्स, यहाँ आइडियल गैस एग्जिस्ट्स इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में कोई भी आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरी पॉइंट ये लिखेंगे कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। चौथी पॉइंट ये है कि आइडियल गैस के बारे में बेसिक जो डिफरेंस है रियल गैस में से वो ये है कि आइडियल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। आइडियल गैस या इसे कहेंगे कि देयर इज नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ये था सारा एक्सप्लेनेशन आइडियल गैस के बारे में। अब रियल गैस क्या है? रियल गैस के बारे में ये कहा जाता है कि रियल गैस all gases that exist
इन अ यूनिवर्स आर रियल, जितनी भी गैसें हैं वो रियल है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हीलियम है, हेलोजेंस हैं, नोबेल गैसेज हैं, वो सब गैसेज जो हैं वो रियल गैसेज हैं। रियल गैसेज do not obey Gauss laws at all conditions of टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर की किसी भी कंडीशंस पर रियल गैसेस गैस लॉज के ओबे नहीं करते। सो कुछ ज़्यादा पॉइंट्स हैं कि रियल गैसेस, ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं ब्लू मार्कर से लिखा हूँ क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। रियल गैसेस behave like ideal gases at high temperature and low pressure. Real gases deviate from ideal behavior at high pressure and low temperature। इसलिए तो हम गैस लॉज के बारे में जब पढ़ते हैं तो चार्ल्स लॉ का ग्राफ होता है वो ओरिजिन से पास नहीं होता। रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों होते हैं उसका रीज़न हम लेते हैं। वाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। उनका रीजन ये है, नंबर 1 बिकॉज रियल गैसेस हैव फाइनाइट वॉल्यूम, क्योंकि उनका वॉल्यूम फाइनाइट है। जबकि आइडियल बिहेवियर में जब आइडियल गैसेस की बात करते हैं तो आइडियल गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल है। दूसरा रीजन ये है बिकॉज देयर एग्जिस्ट्स force of attraction between real gas molecules while, या ऐसे कहें on the other hand these both properties are not possessed by ideal gas molecules। रियल गैस मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस मॉलिक्यूल से क्यों डेविएट करते हैं, उनका रीज़न ये है कि रियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उनका वॉल्यूम फाइनाइट होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता, इसलिए आइडियल बिहेवियर से वो डेविएट होते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आ गया होगा और आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक से आएंगे इंशाल्लाह थर्मोडायनामिक्स के जो पीएमसी का सिलेबस है। थैंक यू सो मच।